हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रोटेशनल मोशन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन एंगुलर मोमेंटम, रेडियस ऑफ जायरेशन एंड टॉर्क तक कवर कर लिया था। तो आज मैं टॉर्क का जो बेसिक चीज़ हमने पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन हम लोग इसका रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है मैंने आपको डिफाइन कर दिया था, बता दिया था। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क प्ले द सेम रोल एज प्लेड बाय फोर्स इन केस ऑफ योर लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम टॉर्क करता है। सो टॉर्क की वजह से क्या होता है, हम लोग इनडायरेक्टली बोल सकते हैं टॉर्क इज द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन, इजंट इट? जैसे लीनियर मोशन जो होता था उसका कॉज होता था फोर्स। अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे तो किसी चीज का जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसमें हम लोग चेंज कर सकते थे, या फिर कोई चेंज हो रहा है तो उसे स्टॉप कर सकते थे। सो सिमिलरली टॉर्क रोटेशनल मोशन में सेम पार्ट करता है, प्ले करता है, जो रोटेशनल लीनियर मोशन में फोर्स करता था। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, किसको हम लोग एक दूसरा और नाम से हमने कहा था इसे, दैट टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, सो मैंने ये आप लोगों को ट्रिक ऑलरेडी पहले भी बता दिया। सो टॉर्क का डेफिनेशन क्या होता है? अगर सपोज करो कि किसी एक बॉडी के ऊपर फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है और उसका एक्सियल लाइन से उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर आर है, तो उस वक्त उस पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है? वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस आर एंड एफ। सो टाउ इज आर क्रॉस एफ, एंड रिमेंबर दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा टर्म पहले है कौन सा टर्म बाद में है। अगर इसको हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ एन साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ओके, and n is showing the direction of this torque, and this direction is always on the axis, that is why torque is called axial vector quantity. ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे एक और डेफिनेशन हमने डिस्कस किया था, दैट टॉर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं? टॉर्क को कह सकते हैं पोजीशन वेक्टर इनटू ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ये हमने यहाँ पे डिराइव किया था। फोर्स को अगर आप डिवाइड कर दो दो इसके कंपोनेंट में विथ एंगल फाई, then it is f cos phi and f sin phi. F cos phi is not responsible for torque. Only f sin phi, which is the transverse component, is responsible for production of torque. That is why torque is called position vector multiplied by, this is not cross. Okay, देखो यहाँ वेक्टर साइन नहीं है तो ये मत सोचना ये क्रॉस लिखा है मैंने, इट इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन। सो टॉर्क इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर into, or simply the distance from the point to the origin into the transverse component. ओके, तो यहाँ तक हमने कवर किया था। अब कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं टॉर्क का। एक बहुत सा बेसिक एग्जांपल अभी आप लोग घर पे कर सकते हो, वो ये है कि अगर आप जब डोर को ओपन करते हो, सपोज ये डोर यहाँ पे है, और ऑलवेज डोर को ओपन करने के लिए जो हैंडल लगा रहता है, दैट हैंडल इज ऑन द कॉर्नर ऑफ द डोर। अगर अभी आप अपने घर पे हो और इस डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पे पुश ना करके, यहाँ पे फोर्स अप्लाई ना करके, आप इसके जो एक्सिस है जहाँ से ये रोटेट करता है इसके पास अगर आप फोर्स लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो हम फोर्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पे तब दरवाज़ा ओपन होता है, कॉम्पेरेटिव इसके कॉर्नर पे फोर्स लगाने पे। तो इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं कॉर्नर्स पे तो ये काफ़ी इजीली ओपन हो जाता है, लेकिन जब इसके एक्सिस के पास ओपन करते हैं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसका रीज़न है, टॉर्क जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वेल एंड गुड, एंड सेकेंड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। सो एक्चुअली फोर्स टॉर्क इज नथिंग बट आर cross f. So it depend on two factor. One is magnitude of torque is depend on radius r and also force f. So if equal force is applied but distance is very large, then torque is also very large.
इज इट ओके? तो इसी वजह से देखो यहाँ पे अगर हम लोग दरवाज़ा को इतने दूर से ओपन करें तो ये R1 है, और सपोज करो यहाँ पुश कर रहा हूँ मैं तो ये R2 है, और सपोज करो दोनों ही केस में मैं सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, F और F। तो पहले केस में मुझे टॉर्क कितना मिलेगा, दैट इज़ R1F, और दूसरे केस में मुझे टॉर्क कितना मिलेगा, R2F। दोनों में F कांस्टेंट है लेकिन R2 छोटा है R1 से, तो यहाँ पे टॉर्क 1 जो होगा वो ग्रेटर देन टॉर्क 2 हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई मुझे यहाँ कम फोर्स अप्लाई करने से भी सेम टॉर्क मिल जाएगा। इसी प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है गियर बॉक्स बनाने के लिए, जिसमें देखना कम से कम फोर्स अप्लाई करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं यूजिंग दिस टॉर्क कॉन्सेप्ट, एज वेल एज किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए, दिस लाइक अ रेंच काइंड ऑफ थिंग। तो रेंच को ओपन करने के लिए इसका हैंडल को काफ़ी बड़ा किया जाता है, जितना ही बड़ा नट बोल्ट होगा या जितना टाइट होगा उसको ओपन करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो उसे हम लोग हैंडल जो है इसका बड़ा कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े ट्रक के जो टायर निकालने के लिए नट बोल्ट निकाले जाते हैं उसके रेंज इतने छोटे छोटे नहीं होते, वो रेंज काफ़ी बड़े होते हैं जो मैकेनिक यूज़ करते हैं, इतने बड़े बड़े कि इसके ऊपर खुद वो खड़े हो जाते हैं और फिर फोर्स लगाते हैं। तो आप जितना इस सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा टॉर्क आपको मिलेगा। इज इट ओके? सो ये रहा कुछ इसका एप्लीकेशन जो ऑलरेडी मैंने कह दिया है। सो विलेज में जो हैंड पंप होता है देखना, उसका भी हैंड पंप्स का फॉर्मूल जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ओके, एंड दिस आर द रेंच को क्यों बड़ा रखा जाता है, स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है उसको काफ़ी थिक क्यों बनाया जाता है, दिस ऑल द आर द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क। ओके, नेक्स्ट इज ऑब्वियसली इसका यूनिट आप तो ऑलरेडी जानते हो कि यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, और इसका डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसमें एक से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। सो टोटल टॉर्क जो होगा या नेट टॉर्क जो होगा वो होगा सम ऑफ इंडिविजुअल टॉर्क्स। ओके, सपोज n नंबर ऑफ फोर्स अप्लाइड, सो n नंबर ऑफ टॉर्क इज प्रोड्यूस। और जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम हम लोग लीनियर मोशन में कहते थे जब टोटल फोर्स जीरो होता था, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, rotational equilibrium is said when the net torque acting on a body is zero. आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसको पहले हम लोग एक एनिमेशन से देखते हैं और फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा यहाँ पर। यस, तो इस स्क्रीन को ज़रा ध्यान से देखना। अभी हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग, एकदम बच्चों वाला इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। इस पर्टिकुलर फिगर में मैं ये एक सीसॉ है और इस पर से मैं क्या करने वाला हूँ कि ये बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे लकड़ी को रख के इसको मूव नहीं करने दिया जा रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रिमूव करने के बाद मैंने एक 5 kg का वेट लिया और इसको यहाँ बिठा दिया, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ झुक जाएगा, दैट इज़ ट्रू। एंड द वाई ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, इजंट इट। अगर मैं एक 5 kg वेट को यहाँ पर रख दूँ जिधर मैंने यहाँ रखा है, तो देखो ये फाइनली बैलेंस हो जाएगा, है ना, पूरा बैलेंस्ड है। अब मैं थोड़ा यहाँ पर मार्क देख लेता हूँ कि ये मैंने कहाँ बिठाया, तो ये 8th पोजीशन पे बिठाया है और डिस्टेंस सपोज कर लो कि ये 8 फीट पे है, ये भी 8 फीट पे है। अब मैंने क्या किया, मैंने वापस एक 5 kg लेके यहाँ बिठा दिया। वेट अ मिनट, चलो मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ 10 kg लिया है राइट हैंड साइड में, लेकिन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 5 kg लिया है। अब आप लोग अपने दिमाग से सोचो कि क्या सिर्फ इधर 5 kg को यूज करके हम लोग इस सीसॉ को बैलेंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऑब्वियसली आंसर इज नॉट। थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव करता हूँ, अब फिर से मैं आपको फिर से एक फिगर बनाता हूँ और फिर अब सोचो।
ओके, अब देखो राइट हैंड साइड में 10 केजी वेट है और लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या सिर्फ 5 केजी वेट को यूज करके इसको बैलेंस कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो जरा सा मुझे सोच के बताओ कि 5 केजी वेट को मैं किस पोजीशन पे पुट करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पे डाला, बैलेंस नहीं हुआ। चलो, 2 पे डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 3 पे डाला, बैलेंस नहीं हुआ। 4 पे डाला, थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रहा शुरू हुआ है। ओके, 5 पे डाला, ओके, क्लोज टू बैलेंस्ड, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं हुआ है। मैंने 6 पे डाला और आप देख सकते हो 6 पे डालते ही लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 5 केजी वेट है, राइट हैंड साइड में 10 केजी वेट है, पर फिर भी ये बैलेंस्ड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप ये जानना चाहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे बैलेंस हो जा रहा है, सो दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, राइट हैंड साइड में अगर सेम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, सीसो। और ये टॉर्क हमें कैसे पता चलता है? फोर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में टोटल टॉर्क निकालो, तो कितना टॉर्क होगा? 5 केजी है तो फोर्स 5 हो, पकड़ लो, और इसका डिस्टेंस है 2, तो 5 इंटू 2, सो 10। इज इट ओके फॉर दिस वन? फॉर दिस वेट it is 10, and for second one again 5 and distance is 4, so 5 into 4, that is 20, so 20 plus 10, that is 30. Total torque produced right hand side is 30. In left hand side is position is 6 and weight is 5, so 6 into 5, 30. So left hand side and right hand side having equal torque, that is why this block is not moving. Isn't it interesting? If you find it interesting, then please answer me. Now, तुम लोग के लिए मैं एक और थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं बताओ, मैंने इस यहाँ पे 1 पे 10 केजी को पुट कर दिया। अब क्या मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में 5 केजी है, इससे मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ? अगर यस, तो आप सोचो अपने दिमाग में कि हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके सोचो। यस, अगर आपके दिमाग में आंसर आ गया है तो नेट टॉर्क राइट हैंड साइड में अब कितना हो गया? 30 था, अब कितना हो गया? 40 हो गया। यस, और अगर इसको हम लोग 8 पे रख दें तो यहाँ भी हमारा टॉर्क हो जाएगा 40 और ये सीसॉ बैलेंस हो जाएगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग? अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ मुझे बताना। ओके, सो इसको अब हम लोग अपने टेक्स्ट में देखते हैं कि यहाँ कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सीसो है और इसका डिस्टेंस यहाँ L1 है, ये L2 है, यहाँ फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है। सो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम द कंडीशन इज F1 L1 मस्ट बी इक्वल टू F2 L2, और वी कैन से दैट τ1 must be equal to τ2. This is the only condition when this seesaw is under balanced. नेक्स्ट मैंने रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में जो इक्वेशंस यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे फोर्स यूज़ होता है, यहाँ पर टॉर्क यूज़ होता है। ट्रांसलेशनल मोशन में मास यूज़ होता है, रोटेशनल मोशन में हमारा इनर्शिया यूज़ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर एक्सेलरेशन यूज़ होगा, लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी यूज़ होगा, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी यूज़ होगा। ओके, सो इसको एनालॉजी कहते हैं, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का एनालॉजी। तो आप सारे इक्वेशन अगर आपको ट्रांसलेशनल मोशन में पता है तो आप उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट खुद ब खुद लिख सकते हो। जस्ट m के जगह आपको i बिठा देना है, a के जगह अल्फा बिठाना है, v के जगह ओमेगा बिठाना है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जगह यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट कर देना है। लीनियर मोमेंटम के जगह एंगुलर मोमेंटम पुट कर देना है। सो दिस आर द लीनियर and angular counterpart analogies. So go ahead and see these equations. Next, couple क्या होता है? ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है। This not couple what you think. Okay, वो couple नहीं, वैलेंटाइन डे वाले। Couple of force. Okay, what is couple of force? और torque. So couple of force is nothing but torque. Torque और couple of force में कुछ ज़्यादा difference नहीं है. It is also equal to torque, but the only difference is टॉर्क हम लोग तब कहते हैं जब फोर्स सिर्फ एक एंड पे लगाया जाता है और दूसरा एंड जो होता है वो एक्सिस होता है जिसके थ्रू ये रोटेट करता है।
और यहाँ अपने आप एक रिटर्न फोर्स रिएक्शन फोर्स के फॉर्म में आता था। तब यहाँ हम लोग फोर्स अप्लाई करते थे और यहाँ रिएक्शन फोर्स आता था, एक्सिस रहता था और ये रोटेट करता था। इस सिचुएशन में हम इसे क्या कहते थे? इस सिचुएशन में हम इसे कहते थे कि ये टॉर्क है। लेकिन मान लो अगर कोई बॉडी पूरा फ्री है मूव होने के लिए, कंप्लीटली फ्री है, उसको कोई रोक टोक नहीं है मूव होने के लिए, ये देखो ये बॉडी जो है ये पूरी तरीके से फ्री है। तो अगर ये बॉडी पूरी तरीके से फ्री है और इसके दोनों एंड पे फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी क्या होगा? रोटेट करना शुरू कर देगा। ये दोनों फोर्स का कॉम्बाइंड इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कपल। ओके, सो मैंने जो भी अभी कहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको केयरफुली एक बार रीड कर लो। अगेन यहाँ पे ट्रांसलेशनली एंड रोटेशनली में फोर्स एंड टॉर्क के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया। मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ आप लोगों को। अगर मान लो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे, सेम लाइन में, एक ही लाइन में अप्लाई कर रहा है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जीरो होगा और इसमें कोई टॉर्क भी प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि एक ही लाइन पे एक्ट हो रहा है, तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा और वो बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर इक्वल फोर्स हम लोग अप्लाई करें ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो यहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो होगा लेकिन नेट कपल जीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ये बॉडी जो है रोटेशनल मोशन में रोटेट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली अगर हम लोग किसी बॉडी को में अलग अलग फोर्स अप्लाई करें लेकिन सेम एक्सिस के ऊपर, सेम लाइन के ऊपर, अगर मान लो यहाँ पे F1 जो है वो ग्रेटर देन F2 है, अगर ऐसा सिचुएशन अराइज हुआ तो आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं? नेट फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेट टॉर्क जीरो है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन और लाइन ऑफ एक्शन इक्वल है। तो यहाँ पे रोटेशन तो नहीं होगा, रोटेशन तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये स्किट करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। ओके, एंड अगर अनइक्वल फोर्स अप्लाई करें और उनका पोजीशन अलग अलग हो तो यहाँ पे नेट फोर्स भी ज़ीरो नहीं होगा और नेट टॉर्क भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये बॉडी रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा। सो दैट स्टार्ट रोलिंग। देन हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। एक बार इस न्यूमेरिकल्स का स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको ध्यान से सॉल्व करो, काफ़ी आसान है। फोर्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, हमें फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो इनका जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। वेक्टर का सम है, क्रॉस प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करो और ये आंसर आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करता है किया जाता है इसके ऊपर मैंने वेक्टर का पूरा लेक्चर डाला हुआ है। तो आपको अगर नहीं आता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो उस लेक्चर को जाके बिल्कुल आप देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा अगर वेक्टर आपको नहीं आता है तो। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन अभी हमने किया था, सी सॉ का एक्सपेरिमेंट, उसके ऊपर बनाया गया है। तो सी सॉ में यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन काम कर रहा है, इसका लेंथ L1 है और इस L1 को PR लिखा हुआ है और इस लेंथ को QR लिखा हुआ है, इसको 3 न्यूटन। तो कब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होगा? सो आप क्लियरली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विच इज़ योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो इससे पहले हमने ऑलरेडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। वहाँ हमने देखा था कि इस तरह के अगर बॉल हैं तो अगर मैं इस बॉल को यहाँ पर लेके जाऊँ, अनफॉर्चुनेटली ये एनिमेशन पता नहीं क्यों रुक गया है, अगर मैं इस बॉल को इधर की तरफ लेके जाऊं और फिर इसमें रिलीज़ कर दूं, तो जब ये वापस आके यहाँ स्ट्राइक करेगा तो ये बॉल यहाँ स्टेडी हो जाएगा और ये बॉल फिर बाहर निकल जाएगा। फिर ये वापस आएगा और यहाँ इसको स्ट्राइक करेगा, फिर ये बॉल बाहर निकल जाएगा। सो ये अपना नेट मोमेंटम जो है वो टोटली ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे बॉडी में, ये ट्रांसफ़र कर देता है तीसरे बॉडी में, ये ट्रांसफ़र कर देता है चौथे बॉडी में, और ये फाइनली किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है तो ये लेके आगे बढ़ जाता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करने से पहले एक बार ये काफ़ी अच्छा सा वीडियो है, इसे हम जरा ध्यान से एक बार देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से इसे देखो।
क्या हुआ एक बार फिर से देखो जरा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार फिर से इसे देखो। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 308 रोटेशन पर मिनट का स्पीड से इस बंदी ने रोटेट किया है अपने ही एक्सिस पे। तो अगर मैं थोड़ा आप साइंटिफिक आ रहा हूँ, फिर से आप एक बार देखो, मैं फिर बातें फिर बताऊंगा इसके बारे में, फिर से एक बार देख लो। ओके, अगर आप लोगों ने अभी इसको समझा हो तो मैं एक बात इस पे बताऊं। चलो अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये एक बॉडी है जिसका ये रहा एक्सिस, जहाँ पे ये रिवॉल्व कर रही है विथ ओमेगा 1 इन दिस पोजीशन। तो इसका देखो पैर बाहर है यहाँ से, इसका डिस्टेंस यहाँ से r1 हुआ, इसका हाथ बाहर की तरफ है, इसका पोजीशन r2 हुआ, एंड इसका बॉडी का छोटा छोटा पार्ट को मैं यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इस वक्त इसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट इज I1, जिसके साथ ये रोटेट कर रही है, दैट I1 इज नथिंग बट व्हाट वी ऑलरेडी नो, m1 r1 स्क्वायर। इक्विवेलेंट इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन अगर r1 पकड़ो फर्स्ट केस में, सो दिस इज m1 r1 स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ जब ये अपना बॉडी को क्लोज कर ले रही है, छोटा बना ले रही है, तो देखना इसका स्पीड काफी इंक्रीज हो जा रहा होगा। देख रहे होगा आप, पैर जब फैला के रखी है तो रोटेट कर रही है, तो काफी स्लोली रोटेट कर रही है मैडम। लेकिन जब इन्होंने अपने हाथों को और पैरों को एक्सिस के क्लोज लाया, तो इनका रिवॉल्यूशन का स्पीड काफी हाई हो गया, ओमेगा 2 विल बी वेरी हाई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड केस में इन्होंने क्या किया, सेकेंड केस में यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। सपोज करो एक पर्सन है जिन्होंने अपना हाथ और पैर को फैला के रखा था, इस वक्त इनका एक रोटेशनल स्पीड हो रहा था ओमेगा 1, और वापस इन्होंने जब अपने हाथ और पैरों को क्लोज कर लिया एक्सिस के, तो इसका स्पीड इंक्रीज होके हो गया ओमेगा 2। ऐसा क्यों हुआ, यही हम यहाँ पे समझेंगे, और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी व्हाई दिस हैपन। तो हमें ऑलरेडी, मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट क्लास में, तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वापस लिखूंगा नहीं। हमें पता है सेकेंड लॉ से, जो हम लोग पढ़ते थे लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में भी वैसा ही होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सिमिलरली टॉर्क इज नथिंग बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सो dl/dt बोल सकते हैं। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया गया है तो टाउ इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये खुद ब खुद घूम रही थी, इनको बाहर से कोई धक्का नहीं दे रहा था, सो एक्सटर्नल टॉर्क 0 था यहाँ। सो इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, इट मीन्स दैट द बॉडी टाउ इज 0, एंड टाउ 0 बैठा दोगे तो यहाँ dl/dt 0 आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किसी कांस्टेंट का ही 0 हो सकता है, हमें पता है फ्रॉम द डिफ्रेंशिएशन। So differentiation is 0, it means that L is constant. So total sum of linear momentum of any body is constant. This statement is called law of conservation of angular momentum. तो ये हमारा हो गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान से आगे बढ़ो। हमें पता है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा। I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज स्पीड। सो अगर टाउ अगर 0 है तो L कांस्टेंट होता है, L कांस्टेंट होता है। तो मैं सिंपली आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन ओमेगा, और वी कैन से ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन आई। तो अगर आई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर आई का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। यही पॉइंट था समझने का। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, जब ये बंदे ने अपना पैर हाथ को काफ़ी फैला के रखा है, तो यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी दूर तक जा रहा है। सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आर का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है, और आर का वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आई का वैल्यू ज़्यादा हो जा रहा है। सो फर्स्ट केस में आई का वैल्यू काफ़ी हाई है। सेकेंड केस में जब बंदे ने अपने बॉडी को काफ़ी एक्सिस के क्लोज ले आया, उस वक्त क्या हो गया, आर का वैल्यू डिक्रीज हो गया क्योंकि अपने पास आ गया। R2 अगर डिक्रीज कर गया तो I2 भी डिक्रीज कर जाएगा, और I2 अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ ओमेगा 2 होगा जो इंक्रीज हो जाएगा। सो यही वजह है कि जब भी कोई अपने एक्सिस के क्लोज अपने हाथ को ले आएगा तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है। तो अब मैं वापस से इस वीडियो को एक बार दिखा रहा हूँ, और तुम लोग ज़रा ध्यान से मुझे इस बार समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे बताना। तो देखो पहले इन्होंने अपने पैर हाथ को काफ़ी दूर रखा था अपने बॉडी से, और लास्ट में एकदम बॉडी के क्लोज ले आई,
और फिर से अपने हाथ को फैला दिया तो स्लो हो गई. सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं. आई डोंट नो, यहाँ मैंने इतना कुछ जो लिखा था आप लोगों को दिखा कि नहीं, आई डोंट नो. ओके, सो ये रहा वो इक्वेशन. अगर नहीं दिखा हो आप लोगों को तो एक बार फिर से देख लो. ये इक्वेशन के बारे में बात कर रहा था मैं. डेल एल बाई डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, तो एल कांस्टेंट हो गया और आई ओमेगा कांस्टेंट मीन्स आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. ये स्क्रीन शायद नहीं दिखा हो आप लोगों को. फिर मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया था दैट फर्स्ट केस में जब बॉडी एक दूसरे से दूर है तो आर ज़्यादा होता है, आई ज़्यादा होता है, ओमेगा कम होता है. सेकेंड केस में आर स्मॉल हो गया तो आई स्मॉल हो जाता है और ओमेगा इंक्रीज कर जाता है. सो इसके ऊपर एक सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आईआईटी स्क्रीनिंग में आया हुआ. इट्स योर होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ. मैंने यहाँ हिंट्स ऑलरेडी बता दिया है इस बॉडी का, स्क्रीनशॉट ले लो. एक दूसरा सा सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर मोमेंटम. एल का डायरेक्शन पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन. सो एल इज़ नथिंग बट आर क्रॉस पी. इसका वैल्यू निकाल लो और इसके साथ किसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा. दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सो मैंने आई एक्स एक्सिस के साथ इसका डॉट किया, ज़ीरो आ गया. इसका मतलब आई इज़ परपेंडिकुलर एल इज़ परपेंडिकुलर टू आई, दैट इज़ एक्स एक्सिस. So this is so far about this chapter. If you have any doubt, please let me know. Otherwise, thank you very much.